बोला। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चंस का कुछ इस तरीके के है कि टू वेल सेपरेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर कैरी है ना चार्ज प्लस 30 एंड -30 रिस्पेक्टिवली। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर हमारे पास ए है, एक स्फीयर दोस्तों हमारे पास बी है। जो स्फीयर ए है उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और जो स्फीयर बी है उसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये है carries charge plus 30 and -30 respectively. So when they are connected by a thin conducting wire, so the final charge on A is QA and that on B is QB. ठीक है, तो दी वैल्यूज ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी रिस्पेक्टिवली। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है भाई, ये मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल नीट लेवल के ऊपर क्वेश्चन है, जी एडवांस में, मतलब जी में ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों क्या है कि पहले आपके पास एक स्फीयर ए है जिसका रेडियस दोस्तों आपका 10 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर 30 कूलम प्लस चार्जेस है। और फिर दोस्तों जो आपका दूसरा स्फीयर है उसका रेडियस 20 है और उसके ऊपर जो चार्जेस दोस्तों माइनस का 20 है। अब क्या होगा दोस्तों, जब आपने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो आपको पता है कि जब आप किसी जो आपके मेटेलिक स्फीयर है, जब आप उसको दोस्तों किसी वायर से कनेक्ट कर दोगे तो वो अपने इक्वी पोटेंशियल पे आ जाते हैं, यानी कि दोस्तों दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है और चार्जेस का दोस्तों क्या होता है, वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब आपने दोस्तों यहाँ पे है ना इसको एक वायर से कनेक्ट किया तो आपको पता है कि VA इज इक्वल टू दोस्तों VV यहाँ पे हो जाएगा। और आपको पता है कि जो हमारा पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर कितना होता है, तो दोस्तों पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर हमारे पास फॉर्मूला होता है KQ अपॉन दोस्तों R। ठीक है, ये जो दोस्तों हमारा पोटेंशियल होता है ड्यू टू स्फीयर ये इतना होता है। तो यहाँ से हमने क्या करा कि VA का पोटेंशियल लिख लिया दोस्तों। तो VA का पोटेंशियल क्या है, QA अपॉन RA है और BV का पोटेंशियल दोस्तों कितना है, QB अपॉन RB है। यहाँ से हमने QA अपॉन QB का रेशो निकाला जो कि हमारे पास दोस्तों कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो QA की वैल्यू हो गई दोस्तों वो हाफ है किसके, QB के। ठीक, अब दोस्तों आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हमारे पास जो नेट चार्ज होगा दोस्तों वो कितना है, तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास दोस्तों नेट चार्ज है वो आपका कितना है, QA प्लस के QB इज इक्वल टू दोस्तों 10 कूलम। अब आप बोलोगे सर ये 10 कहाँ से आया, भाई QA के पास कितना चार्ज था दोस्तों, भाई QA के पास आपका चार्ज था यहाँ पे 30 कूलम, QB के पास कितना चार्ज था दोस्तों माइनस के 20 कूलम। तो दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज कितना है दोस्तों, 10 कूलम। अब हमने क्या करा, यहाँ पे QA की वैल्यू को दोस्तों इसमें पुट करी तो यहाँ से हमको QB मिल गया और यहाँ से दोस्तों हमको QA मिल गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपके पास क्या है, ऑप्शन 3। ठीक है, इट इज क्लियर। तो ये मेरे को दोस्तों आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, है ना। तो इस तरीके का हम यहाँ पे इसको दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, ठीक है, ओके, है ना, यस। एक मिनट रुको। चलिए दोस्तों, आ गई बात समझ में, इसको यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज आ गया था यार, रिप्लाई करने में जरूरी होते हैं कभी कभी। तो दोस्तों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारा EMT का ही क्वेश्चन है जो कि हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान करोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एक बार एग्जाम में और पूछा गया था, जिसके अंदर दोस्तों आपके पास एक स्फेरिकल बाउल होता है और उसमें से दोस्तों आप एक कैविटी को बाहर निकाल लेते हो तो आपसे पूछा जाता है कि उस पॉइंट पे कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों वो आपके एक होल स्फीयर की वजह से और दोस्तों दूसरा आपकी कैविटी की वजह से होता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा नीट लेवल का ही क्वेश्चन है अगर हम इसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस में आपको क्या दिया गया है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो and a spherical volume of radius r by 4 is scooped out from the sphere as shown to the electric field at point mark x। यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है। तो मतलब दोस्तों ये जो आपके पास पॉइंट x है, इस पॉइंट x पे दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज है ना स्फीयर है जिसकी डेंसिटी रो है। अब आपको पता है दोस्तों कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर होता है तो उसकी वजह से दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितना होता है, तो वो हमारे पास होता है 3 वेक्टर r अपॉन के, है ना। तो ये सॉरी रो है ना, तो वो दोस्तों हमारे पास होता है रो वेक्टर r अपॉन के 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख लेंगे कि फील्ड इनसाइड द स्फीयर, तो दोस्तों हमारा जो फील्ड होगा इनसाइड द स्फीयर है ना, वो हमारे पास कितना है रो वेक्टर r अपॉन के 3 एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों यहाँ पे हमने वेक्टर r को अपना ओपन करके लिख लिया, तो वेक्टर r को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, तो हेयर दोस्तों वेक्टर r को मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूं। तो मैंने अपने वेक्टर आर को दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया है। उसके बाद दोस्तों आपसे क्या बोला गया है कि फील्ड एट पॉइंट एक्स। अब दोस्तों पॉइंट एक्स पे आपको फील्ड निकालना है जहां पे आपको डिस्टेंस दे रखा है r इज इक्वल टू कैपिटल R/2। तो यहाँ पे दोस्तों आपने वैल्यू रखी तो हमारे पास ये आ गया। अब दोस्तों आपको ये बात ही पता होगी कि फील्ड इनसाइड द कैविटी दोस्तों हमारे पास 0 होती है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों हमारे पास कितना आ गया, रो r अपॉन के 6 एप्सिलॉन नॉट r कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों इसका आंसर है। तो मतलब दोस्तों अगर आप यहाँ पे आंसर देखोगे तो आंसर दोस्तों हमारे पास क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? आप मेरे को दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं कि यस सर हमको ये चीजें समझ में आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों चलो हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन है EMT बी। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका EMT का ही क्वेश्चन है, जो कि हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन है। अब दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझें तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको मैं एक गोल्डन रूल बनाता हूँ। गोल्डन रूल दोस्तों ये है कि हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास कितने पिन होल्स हैं। तो एक पिन होल ये है, एक पिन होल ये है, एक पिन होल दोस्तों आपके पास ये है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारी पीक होती है वो पिन होल के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सोर्सेस, यानी कि आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्सेस, तो ये हमारे पास है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि n इज इक्वल टू 3। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि n क्या है दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स, कि आपके कितने होल्स में से दोस्तों आपकी वहां पे लाइट पास हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे पास 3 होल्स हैं भाई, एक ये आपके पास होल है, एक दोस्तों ये आपके पास होल है, और दोस्तों एक होल आपके पास ये है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, n का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों जो आपको मैक्सिमम पीक मिलेगी उसकी जो हाइट होगी दोस्तों वो 9 यूनिट्स की आपकी हाइट होगी, यानी कि उसकी जो दोस्तों हाइट है वो 9 यूनिट्स की है। तो अब अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे दोस्तों तो ये 8 पे जा रहा है ना, सॉरी ये भी आपका 9 पे है, सॉरी। तो ये दोस्तों आपका 9 पे, तो सभी की जो दोस्तों आपकी जो हाइट है वो कितनी है, 9। तो सभी की हाइट देखोगे दोस्तों आपकी 9 है, इसकी हाइट भी 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 9 है। तो हाइट तो दोस्तों सभी की 9 है, तो ये तो कोई आंसर नहीं हुआ, है ना, हाइट तो सभी की 9 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो ये है ना, ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपने क्या लिखा है कि नंबर ऑफ मिनिमा बिटवीन 2 मैक्सिमा। अब दोस्तों 2 मैक्सिमा के बीच में नंबर ऑफ मिनिमा कितने निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है रूल ऑफ एन स्लिट्स, है ना। तो n माइनस के 1 मिनिमा। अब दोस्तों यहाँ पे कितने हमारे पास स्लिट्स हैं, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 3 पिन होल हैं, 3 स्लिट्स हैं, तो 3 माइनस का 1 करेंगे दोस्तों 2 आएंगे। तो इसका मतलब है कि 2 मैक्सिमा के बीच में आपके पास 2 मिनिमा होने चाहिए। तो दोस्तों क्या पहला ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, आप बोलोगे नहीं, ठीक है। तो क्या पहला ऑप्शन दोस्तों हो सकता है भाई, पहला भी हो सकता है और दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन आप देखोगे ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे बोला गया है कि 2 मैक्सिमा के बीच में 2 मिनिमा होने चाहिए। यहाँ पे तो दोस्तों केवल एक ही मिनिमा आ रहा है, तो ये दोस्तों नहीं हो सकता। और ये तो दोस्तों आपके पास एक ऑस्किलेटरी वेव है,
तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा दोस्तों आपके पास ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। अब आप देखोगे दोस्तों कि जो हमारे पास मिनिमा है दोस्तों, इस मिनिमा के पास भी कुछ इंटेंसिटी है, लेकिन आपको बता दूं कि जो हमारे पास मिनिमा की इंटेंसिटी होती है दोस्तों बहुत 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 कीप होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वीक होती है। तो डेट्स वाई दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो गया, बिना किसी कैलकुलेशंस के, बिना किसी ड्रामेबाजी के। बस मैं इतना बता रहा हूं कि जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे, है ना, उसकी दोस्तों पीक क्या होगी, उसका आप स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों दो मैक्सिमम के बीच में कितने मिनिमम बनेंगे, उसके लिए दोस्तों फॉर्मूला हो गया n-1। तो n-1 करके हमको पता लग गया कि दो मैक्सिमा के बीच में दोस्तों दो मिनिमा आएंगे। तो इससे हमारे पास दोस्तों 3 और 4th ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। बचे कौन से दोस्तों, 1 और 2। तो अब आप देखोगे दोस्तों कि जो 1 का ऑप्शन है उसमें दोस्तों मैक्सिमा और दोस्तों जो मिनिमा, उनकी इंटेंसिटी लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी, और जो दोस्तों आपकी मिनिमा होती है वो दोस्तों डार्क नजर आती है। तो डेट्स वाई ऑप्शन 2 इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करता है। तो मेरे को बताइए क्या ये चीज समझ में आई, है ना यार। बात ये होती है ना, हमको एग्जाम में हमारा दिमाग चलता नहीं है, इसलिए हमको क्वेश्चन उस समय पे टफ लगता है, लेकिन जब सॉल्यूशन देख लेते हैं तो ऐसा लगता है यार ये तो इजी है। और इसका एक रीजन ये है क्योंकि हमको सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट पड़ चुकी है ना, हम दिमाग का यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया, मैंने एक बार चीजें आपको दोस्तों बताई थी कि जब मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहा था तो उसमें एक ब्रैग कंडीशंस का फॉर्मूला था दोस्तों। मैं इतना ज्यादा रिसर्च में घुस गया था कि मैंने पूरा का पूरा इंटरफेरेंस, पूरा का पूरा डिफ्रैक्शंस, पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स को, उसके लिए केवल किसके लिए 2D इज इक्वल टू साइन लैम्डा के लिए मैंने पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स पढ़ डाला। हाइजेनबर्ग क्या होता है, हाइगेंसबर्ग, मतलब सारी की सारी चीजें, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस सब पढ़ डाला मैंने, केवल उस एक फॉर्मूले के लिए। क्योंकि उस समय पे इंटरनेट होता नहीं था, 2015-16 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय इंटरनेट होता नहीं था दोस्तों, इतना जियो उस समय था नहीं, तो केवल बुक्स पढ़ के ही नॉलेज मिलती थी। तो मैं इतनी बुक्स पढ़ लिया था कि मेरे को अब ये क्वेश्चन इजी लगने लगे, क्योंकि मैंने हर चीज वहां पे बैठ के दोस्तों समझ ली थी। अब तुम्हारे केस में क्या है कि सब चीज ऑनलाइन हो गई है, जितना टीचर ने बताया केवल उतना ही नॉलेज है, क्योंकि बुक रीडिंग करने की हमने हैबिट छोड़ दी है ना। तो वो चीजें आपके साथ दोस्तों एक मैं बोलूंगा माइनस फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में जितना टीचर आपको बताता है केवल उतना ही आपके दिमाग में जाता है, ठीक। चलो फिर, अब दोस्तों ये कर लिया, है ना। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा किसका है, आपका कैपेसिटर का। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक 3 क्वेश्चन आए, तीनों के तीनों क्वेश्चंस का दोस्तों कोई स्टैंडर्ड नहीं है सीएसआर नेट से रिलेटेड। तीनों के तीनों क्वेश्चन ही दोस्तों सीएसआर नेट के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब मैं बोलूंगा बकवास है, क्योंकि नहीं है यार ये सीएसआर नेट के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, है ना। ये अब कैपेसिटर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जी के बच्चे करते हैं, अब हम कैपेसिटर पढ़ते नहीं है, हमें कोई पढ़ाता नहीं है, तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमको टफ लगता है, ठीक है। पहले वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन दोस्तों डिफ्रैक्शंस के ऊपर बेस्ड था, ठीक है, वो हम नहीं पढ़ते। तो अब ये जो चीज है ना दोस्तों, ये +2 के लिए है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए फ्रैक्शन 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल प्लेट। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में दोस्तों हमने 2/3 पोर्शन तक केवल एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमने 1/3 में, है ना, क्या करा उसको दोस्तों, हमने क्या करा, व्हेन द फिल वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। अब दोस्तों हमने क्या करा कि जो उसका जो फील्ड वॉल्यूम है दोस्तों, हमने उसको रिड्यूस कर दिया उसके टोटल वॉल्यूम यानी 1/3 से। तो हमको कैपेसिटेंस बताना है क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों हम कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए अच्छे से करा पाऊंगा क्योंकि मैं +2 को पढ़ाता था, ठीक है, +2 को मैं पढ़ाता था। तो वहां पे हम कैपेसिटर सॉल्व करते थे, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, कैसे इसको सॉल्व करना है, कब पैरेलल में होगा, कब सीरीज में होगा। तो ये क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि ए फ्रैक्शन 2/3 है ना ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिविटी परमिटिविटी। यहाँ पे दोस्तों आपको ये दे रखी है, मतलब दोस्तों इसके अंदर जो आपका डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है उसकी जो दोस्तों परमिटिविटी है K इज इक्वल टू दोस्तों 1.5 है ना। और फिर वो आपसे कह रहा है कि जब आपने फील्ड वॉल्यूम को 1/3 से दोस्तों रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या है, मतलब यही आपको एक तरीके से बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन बेहद ही सिंपल है
तो सबसे पहले तो हमको पता होता है कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक के केस में दोस्तों हम यहाँ पे के ले लेंगे, है ना। ये दोस्तों हमारे पास जो एडी है, इस एडी का मतलब है डाइलेक्ट्रिक द्वारा घिरा हुआ एरिया, है ना। और ये दोस्तों डी हमारे पास क्या है, पेलर प्लेट के बीच की डिस्टेंस। उसी तरीके से दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला है किसमें, एयर में। तो हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा दोस्तों C इज इक्वल टू सी डी प्लस के, सी और एयर, ठीक है। अब चूंकि दोस्तों ये जो हमारा कैपेसिटर है ये पैरेलल में है, इसलिए हम दोस्तों पैरेलल में जो कैपेसिटर को ऐड करते हैं तो वो आपके सम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम CD का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारे पास है CD। अब दोस्तों CD में आप यहाँ पे देखोगे कि आपको ये AD की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे पुट करनी है। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रैक्शंस का। तो ये जो हमारे पास F है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फील्ड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो फील्ड एरिया है वो हमारे पास कितना है, AD, और जो दोस्तों टोटल एरिया है वो हमारे पास है यहाँ पे A। तो यहाँ से हमारे पास जो AD की वैल्यू निकल के आई दोस्तों वो F ऑफ A निकल के आ गई। तो यहाँ पे हमने AD की जगह क्या पुट कर दिया, F ऑफ A। अब दोस्तों जो हमारा वैक्यूम है, वैक्यूम कितना बचा दोस्तों आपके पास 1 माइनस के F इंटू A, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखोगे C नॉट A बाई D, ये हमारा कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास हो गया KF प्लस के 1 माइनस के F, तो ये हमारे पास है यहाँ पे। अब दोस्तों केस 1 की अगर बात करते हैं तो केस 1 दोस्तों हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास दोस्तों आपका क्या हो गया, F हो गया। क्योंकि केस 1 में क्या बोला गया है भाई, केस 1 में आपसे बोला गया है कि आपके पास पहले कितना है, 2/3 है, और आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है दोस्तों, 3/2 है। तो इसको जब हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर दी, तो हमको दोस्तों C1 कितना मिल गया, 4/3 C0, ये हमको मिल गया। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे केस 2 हमारे पास क्या है, तो दोस्तों केस 2 हमारे पास है जब हमने अपने वॉल्यूम को दोस्तों 1/3 से रिड्यूस कर दिया, तो उस केस में जो C2 की वैल्यू है दोस्तों वो हमारे पास ये आ गई। उसके बाद दोस्तों हमने C2/C1 का रेशो निकाला, तो आंसर आपके पास कितना आ गया है, 7/8, ठीक है। तो ये हमारे पास दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आपके पास दोस्तों AMT का एक और क्वेश्चन था जो कि हमारा पार्ट बी में आया हुआ था। उसके बाद चलो दोस्तों हमने यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये हमारे पास क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों स्टैंडर्ड है किसका, CSN नेट का। यहाँ से आपका CSN नेट का सिलेबस एक तरीके से बोलेंगे AMT में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज मेड ऑफ 2 हाफ्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है अबाउट दी y एक्सिस, है ना। तो अगर आप देखोगे कि इधर वाले हिस्से का दोस्तों जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमारे पास सिग्मा, वो सॉरी जो इधर वाला सरफेस है उस पे दोस्तों जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस का सिग्मा है। और दोस्तों इधर वाला जो हमारे पास सरफेस है, इधर वाला जो दोस्तों सरफेस है, इस पे जो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है दोस्तों वो आपके पास कितनी है, प्लस का सिग्मा है। तो एक तरफ दोस्तों आपके पास माइनस का सिग्मा चार्ज है, एक तरफ दोस्तों आपके पास यहाँ पे प्लस का सिग्मा चार्ज है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इट इज क्लियर और नॉट, यस सर जी। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि जो हमारी एक्स एक्सिस है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों एक्स एक्सिस की, अगर एक्स एक्सिस इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास दोस्तों जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, प्लस का सिग्मा। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं एक्स इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव एक्सिस पे, तो दोस्तों नेगेटिव एक्सिस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोस्तों विच इज माइनस के सिग्मा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। और दोस्तों अबाउट दी वाई एक्सिस अगर हम बात करते हैं दोस्तों अबाउट दी वाई एक्सिस, तो दोस्तों अबाउट दी वाई एक्सिस पे हमारा जो दोस्तों सिग्मा है वो आपका कैसा है दोस्तों, सेम, यानी कि दोस्तों सिग्मा आपका सेम रहेगा अबाउट दी वाई एक्सिस, यानी कि सिग्मा में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तब आपसे यहाँ पे दोस्तों बोला गया इफ दी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द राइट हाफ इज प्लस सिग्मा, ऑन द लेफ्ट हाफ इज माइनस सिग्मा, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ द डिस्क इज, तो दोस्तों ये जो डिस्क है हमको यहाँ पे क्या बताना है, इसका डाइपोल मोमेंट बताना है। अब दोस्तों एक चीज तो आपको पता होगी कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, अगर मेरे पास दोस्तों डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा QI इंटू DI। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारे पास डिस्क है, डिस्क आपके पास एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ पे दोस्तों हम फॉर्मूले में यूज करेंगे सिग्मा की जगह इंटीग्रेशंस का, इट इज क्लियर।
तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सॉल्यूशंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि फॉर द डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर दोस्तों हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो फॉर्मूला हमारे पास कितना होता, P इज इक्वल टू दोस्तों P इज है ना आपका क्या है डाइपोल मोमेंट और इनटू QI, और ये हमारे पास है दोस्तों आ रहा है। लेकिन दोस्तों इस केस में यहाँ पे हमको जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, यस। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों हमारे पास जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस में दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा R सिग्मा R इंटू डी ए। अब दोस्तों अगर हम px पे निकालते हैं, यानी कि दोस्तों x एक्सिस पे डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो फॉर्मूले में आपके पास x आ जाएगा। अगर दोस्तों हम y एक्सिस पे डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो फॉर्मूले में आपके पास y आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने दोस्तों आपको बताया कि यहाँ पे जो दोस्तों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल x एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y एक्सिस के ऊपर नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों y एक्सिस के अबाउट आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस y पे हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दोस्तों प्लस का सिग्मा है, और दोस्तों माइनस वाई पे ये है, तो ये कैंसिल होके आपको क्या दे देगा, जीरो। तो पी वाई पे तो दोस्तों जो हमारा डाइपोल होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन देखते हैं तो केवल हमारे पास दोस्तों दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें पी वाई की वैल्यू जीरो, तो दोस्तों ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो आपके नहीं हो सकते। अब बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 में से आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हो सकता है, तो उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों एक्स एक्सिस की हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप बात करेंगे कि एक्स एक्सिस पे आपका यहाँ पे किस तरीके से दोस्तों ये हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पी एक्स की। अगर दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और ये दोस्तों हमारे पास क्या है, डी ए इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। अब दोस्तों हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इसको 0 से r कर लिया और यहाँ पे हमने इसकी लिमिट लगा ली। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो px की वैल्यू आपके पास दोस्तों ये निकल कर आ जाएगी। इंटीग्रेशन करने का दोस्तों जिम्मेदारी आप लोगों की है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो दोस्तों आंसर निकल के आएगा फाइनल, वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है ना यार। कमेंट करके एटलीस्ट आप मेरे को यस या नो यस तो बोल ही सकते हो कि हाँ सर हमको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। भाई लिमिट लगा लोगे ना, लिमिट लगाना कोई बिग डील नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोग लिमिट यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू दोस्तों हमारे पास आर कॉस थीटा है ना, और डी ए हमारे पास दोस्तों ये होता है। बस मैंने यहाँ पे लिमिट लगाई है, इसको सॉल्व किया है और आपका आंसर दोस्तों ये निकल के आ जाएगा। इट इज क्लियर। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ईएमटी के पार्ट सी की। ये दोस्तों हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन है। अभी तक हमने पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हम यहाँ पे दोस्तों पार्ट सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि ए मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली फ्रॉम ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ए, और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है ना, ये हमारे पास दूसरा मीडियम है बी, ठीक है। तो ये रहे है ना, हाँ बाकी लोग सो रखे हैं, ठीक है। द इनसाइड ऑफ रिफ्रैक्शन सेटिस्फाइड, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दे रखा है कि Na इज लेस देन दोस्तों Nb, यहाँ पे आपको ये दे रखा है। तब दोस्तों आपसे यहाँ पे इसका रेशो पूछा है, इसका जो रेशो है दोस्तों वो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि जो हमारी प्लेन वेव है दोस्तों वो इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली। तो नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब है दोस्तों थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। साथ ही में दोस्तों आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है Na, वो हमको लेस देन दिया है किससे, Nb से। अब आपको पता है कि जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है दोस्तों, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट R इज इक्वल टू दोस्तों आपके पास कितना है 1/4। ये आपको दोस्तों क्वेश्चंस में मतलब बोला जा रहा है कि ये इतना है, ठीक है। तब दोस्तों आपसे यहाँ पे देखो बोला है ना कि यहाँ पे आप इसको दोस्तों देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ है कि 1/4 ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू मीडियम ए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है। हाँ मैं पीडीएफ दे दूंगा इसकी लिंक में, है ना, मैं इसका ड्राइव लिंक यहाँ पे दोस्तों अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये रहा। तो इफ E be the resultant electric field due to superposition of the incident wave and the reflected wave, यहाँ पे दोस्तों आपको ये बताना है।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि जो हमारा रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, R इज इक्वल टू 1/4। ये आपको दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है। अब रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट दोस्तों हमारे पास क्या होता है, IR अपॉन के II। अब आपको दोस्तों एक चीज तो पता है कि जो हमारा I होता है इस प्रोपोर्शनल टू हमारे पास दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर का एम्पलीट्यूड। अब दोस्तों इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारे पास ई नॉट का स्क्वायर होगा, ये मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब अगर मेरे को आई आर और आई लिखना है दोस्तों, तो इसका मतलब है ई आर का स्क्वायर, इसका मतलब है दोस्तों ई आई का स्क्वायर। ये हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 1/4। तो यहाँ से ई आर अपॉन ई आई की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई है, 1/2। तो ये हमारे पास दोस्तों रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड और दोस्तों इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकल के आया कितना, 1/2। इट इज क्लियर। तो ये रहा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास ई आई है दोस्तों उसकी वैल्यू ई नॉट है, और जो यहाँ से दोस्तों हमारे पास ई आर की वैल्यू आ जाएगी विच इज ई नॉट बाई 2। ये हमारे पास है। तो यहाँ से आपने देखा कि जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोस्तों ई आई प्लस के ई आर। अब हमको यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, ठीक है दोस्तों। मैक्सिमम कब हो सकता है, जब मैं यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दूं। तो मैक्सिमम का मतलब दोस्तों क्या है, जब दोनों सेम फेज में होंगे। अगर दोस्तों दोनों सेम फेज में है तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3E0/2। और दोस्तों मिनिमम कब होगा, जब हम इसको आउट ऑफ फेज होंगे। तो ये हमारे पास ये रहा। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, 1/9 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। तो बात समझ में आ गई। आप मेरे को कमेंट करके ये चीज बता सकते हैं कि हाँ सर हमको ये चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, गुड। तो ये रहा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब चलिए हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है कि फॉर ए स्फेरिकल न्यूक्लियस कंसीडर द इंटीरियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस टू बी। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का एक फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास दोस्तों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का फॉर्मूला है। उसके बाद दोस्तों आपसे बोला गया है कि रो नॉट आर एंड ए, ये हमारे पास दोस्तों क्या है, कांस्टेंट्स हैं। तो इन द लिमिट है ना, वेयर ए टेंड्स टू 0+। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो हमारा ए है वो 0+, यानी कि ए हमारा पॉजिटिव की तरफ अग्रसर है, यानी कि जा रहा है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2r इज गिवन बाय। अब दोस्तों यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दिया गया है कि इनसाइड ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2r इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों बताना है कि इस रेडियस के अंदर दोस्तों कितना होगा, है ना। अच्छी बात है यार विवेक जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे पढ़ के तुम्हारा गेट एग्जाम निकल सकता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। बस ऐसी ही मैसेजेस की रिक्वायरमेंट रहती है ना, अच्छा लगता है पढ़ के, ठीक है। तो चलो दोस्तों तुम्हें मुझसे पढ़ के अच्छा लगता है, मुझे ऐसे मैसेज पढ़ के अच्छा लगता है, ठीक है। तो वाइस वर्सा मतलब चीजें हो रही हैं बहुत गुड। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है उसको दोस्तों मैं यहाँ पे किस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि रो आर इज इक्वल टू दोस्तों हमारे पास कितना है, R0। अब ये दोस्तों हम इसको कैसे बनाया, इसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप डिनोमिनेटर को देखो, भाई तुम इसको देखो डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में दोस्तों हमारे पास एक टर्म है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास दोस्तों जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में दोस्तों आपके पास एक टर्म है, क्या है, e की पावर, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दिया गया है, r माइनस r, और ये दोस्तों हमारे पास क्या है, a। अब दोस्तों आपसे बोला गया है कि अगर दोस्तों आपका यहाँ पे r लेस देन है किससे, यहाँ पे स्मॉल r से, तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा। और दोस्तों क्योंकि हमारा a क्या हो रहा है दोस्तों, टेंड्स टू 0 हो रहा है। अरे भाई समझना, तुम एक चीज को समझो भाई, तुम्हारा ये वाला जो नंबर है दोस्तों ये नेगेटिव है दोस्तों, नीचे तुम्हारे पास क्या है 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस का माइनस का इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा 0 होता है तो 1/1। तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, रो इज इक्वल टू R0 हो जाएगा। और लेकिन अगर आपका R इज ग्रेटर देन कैपिटल R है तो दैट्स वाई दोस्तों ये वाली पावर आपकी इन्फिनिटी आ जाएगी, तो दोस्तों हमारा रो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कहने का सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि अगर आपका जो R है वो लेस देन दोस्तों ये है,
और अगर आपका आर ग्रेटर देन दोस्तों ये है तो इसका सिंपल सा मतलब ये निकल कर आता है। ठीक है, इट इज क्लियर और नॉट? यस सर जी। ठीक है, तो बात समझ गए आप लोग, है ना, ये रहा, सही है ना। तो इसको यहाँ पे हम लोग दोस्तों इस तरीके से ये हमने बना लिया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अगर मतलब दोस्तों आपका जो रेडियस है अगर वो लेस देन है किससे, कैपिटल आर से, तो आपके पास दोस्तों जो आपके पास चार्ज डेंसिटी होगी वो रो नॉट होगी। ठीक है, अगर इससे ज्यादा है तो जीरो। अब यहाँ पे तो दोस्तों आपसे 2r बोला गया है ना, यहाँ पे दोस्तों 2r बोला गया है, तो 2r का मतलब क्या है कि आप इस वाले इसमें आ गए। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो चार्ज डेंसिटी होगी वो दोस्तों कौन सी वाली काम करेगी, आर नॉट वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द रेडियस 2r। ठीक है, बट जो हमारा चार्ज है दोस्तों वो एग्जिट करेगा ओनली इससे इसमें। भाई चार्ज तो तुम्हारा इससे कम में एग्जिट कर रहा है ना, उसके ऊपर जाओगे तो चार्ज डेंसिटी आपकी जीरो हो जा रही है। तो अब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे, तो दोस्तों सैचुरेशन आ गया। तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, हमको यही काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल चार्ज हो जाएगा दोस्तों वो 0 से r, क्योंकि हमारी जो अपर लिमिट बनेगी दोस्तों वो 0 से r ही बनेगी। ये हमारे पास दोस्तों हो जाएगा r नॉट, ये हमारे पास है 4 पाई r स्क्वायर डी आर। इसको सॉल्व करके लेके आओगे तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। इट इज क्लियर? ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इसका निकल के आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि ये वाला क्वेश्चन हमारा ईएमटी का पार्ट नंबर सी है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैं बोलूंगा 11वीं क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ना, 12th क्लास के स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दे रखा, एक हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दोस्तों मूव कर रहा है, और आपको दोस्तों उसकी वेलोसिटी बतानी है एट ए टाइम टी। बस इतना सा क्वेश्चन का सारांश है, इसमें क्या वो सब फालतू फालतू चीजें लिखी हुई हैं। कुल मिला के दोस्तों एक आपका रेक्टेंगुलर स्लैब है जो कि आपका एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दोस्तों पास कर रहा है। तो आपको पता है कि जब कोई स्लैब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दोस्तों पास करेगा तो उसके अंदर दोस्तों फ्लक्स में चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू दोस्तों फाई इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो एरिया है, मान लीजिए कि इतना ये दोस्तों इसके अंदर एंटर किया, तो ये वाला दोस्तों डिस्टेंस हमारे पास कितना है, x है। तो ये हमारे पास हो गया a इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स, क्योंकि ये इसकी क्या हो गई है दोस्तों ब्रेथ, ये इसकी क्या हो गई है दोस्तों इतना एरिया ये इसके अंदर है, एक हो गया इसका लेंथ। ठीक है, तो एरिया कितना बना दोस्तों डब्ल्यू एक्स, तो फाई कितना हो जाएगा दोस्तों बी डब्ल्यू एक्स। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास क्या होगा, इंड्यूस्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको दोस्तों हम ईएमएफ बोलते हैं। तो वो दोस्तों आपके पास हो जाएगा दिस वे, यहाँ पे हमने फाई की वैल्यू को पुट किया तो ये हो जाएगा माइनस के बी डब्ल्यू डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से दोस्तों आपको वेलोसिटी v मिल गई। अब हम इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो अब हमारे पास दोस्तों अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो दोस्तों उससे हम अपना इंड्यूस करंट निकाल लेंगे। तो हमारे पास इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी आ गई है, E अपॉन आर, विच इज दोस्तों बी एम बी अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारे पास इंड्यूस करंट की दोस्तों वैल्यू निकल कर आई है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू आई ओमेगा एल। अभी ओमेगा नहीं है, सॉरी, ओमेगा पढ़ने की आदत हो गई है, ये हमारे पास है W। W का मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पे उसकी लेंथ है ना। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आई एल बी। यहाँ पे दोस्तों जो एल है वो वायर की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे इन्होंने इसको डब्ल्यू लिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आई की वैल्यू पीछे से लगा दी, जो हमारा इंड्यूस करंट है। तो इंड्यूस करंट की वैल्यू दोस्तों हमारे पास यह है डब्ल्यू इंटू वी। तो यहाँ से हमारे पास नेट फोर्स निकल के आ गया जो कि वायर के ऊपर लग रहा है, जो कि हमारा उस रेक्टेंगुलर स्लैब के ऊपर लग रहा है। अब दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि इसके पीछे की दोस्तों फिजिक्स क्या होने वाली है। फिर आप दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के अपनी वीटी निकाल लोगे। ठीक है समझ में आ रहा है ना, बता देना मुझे। उसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास ईएमटी का पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ईएमटी दोस्तों पार्ट सी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सिग्मा लो अपॉन सिग्मा हाई यहाँ पे कैलकुलेट करना है।
तो दोस्तों आपसे पूछा है कि ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों आपके पास क्या होता है, कंडक्टिविटी का दोस्तों जो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा नॉट अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और टाउ स्क्वायर। टाउ दोस्तों हमारे पास होता है रिलैक्सेशन टाइम। अब दोस्तों यहाँ पे जो सिग्मा नॉट है इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। तो फॉर दी लो फ्रीक्वेंसी दोस्तों, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जब हमारा ओमेगा टाउ इज वेरी वेरी लेस, यानी कि दोस्तों 1 से, तो ये दोस्तों आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी इसको आप अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बचेगा, केवल सिग्मा नॉट बचेगा। तो ये लो फ्रीक्वेंसी पे है। दोस्तों अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे है तो ये वाली जो वैल्यू होगी दोस्तों वेरी वेरी हाई हो जाएगी ड्यू टू 1। तो यहाँ से दोस्तों हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं इस वाले फॉर्मूले से दोस्तों 1 को इग्नोर कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये बचेगा। अब इन दोनों का अगर दोस्तों रेशो लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर टाउ। तो आपसे केवल ओमेगा स्क्वायर की टर्म में पूछा है, तो आंसर इज 2। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों आंसर निकल के आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तुम लाइक वाइक तो करोगे नहीं, तुमने खा रखी है कसम। ठीक है,